गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। केमिस्ट्री में आपको बताए थे पदार्थ, और पदार्थ आपको बताए थे भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर, दो आधार पर बांटा गया है। भौतिक आधार पर आपको 5 प्रकार का होता है: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट। उसके बाद आपको रासायनिक आधार पर बांटे थे। रासायनिक आधार पर आपका तीन तरह के होता है: तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो हल्का सा हम रिवीजन करते हैं पिछला वाला क्लास। पदार्थ, और पदार्थ को 2 प्रकार से बांटा गया था। एक हो गया भौतिक आधार पर और एक हो गया रासायनिक आधार पर। ठीक है। भौतिक आधार पर आपका बांटा गया था 5 प्रकार से। आपको ऐसे सीधे लिख देते हैं: ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट। हालांकि इनका खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था, लेकिन उनके बातों को पत्रिकाओं में नहीं छापा गया। और फिर आइंस्टाइन ने कहा कि यह भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने एक पांचवी पदार्थ की 5वीं अवस्था का खोज किया है, तब उसे पत्रिका में छापा गया। क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा महत्व आइंस्टाइन को दिया जाता था। ठीक है। तो आइंस्टाइन ने इसे छपवाया और इसीलिए इसका नाम इसमें जुड़ गया और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम पड़ा। ठीक है। यहाँ तक आपका भौतिक अवस्था बताए थे। और ये आपका ठोस में भी बताए थे कि आकार आयतन निश्चित होता है। इसमें आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। गैस में दोनों अनिश्चित होता है। प्लाज्मा आपका, इसमें आपका ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे सूर्य, तारा, सब प्लाज्मा अवस्था में रहता है और बहुत सारा ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है। उसके बाद आपका हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका सत्येंद्रनाथ बोस ने किसी वस्तु को सर्वाधिक ठंडा करके एक ऐसा सुपर कंडक्टिविटी का निर्माण किया, पता लगाया, तो आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तत्व का पता चला, जो क्या हो गया अपने आप में सुपर आपका कंडक्टिविटी बताया। क्या होता है कि जब उसे अत्यधिक कम टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तब क्या होता है कि वह उसमें अति चालकता में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि हर एक पदार्थ जो भी होता है, उससे अगर करंट को गुजारा जाता है तो वो प्रतिरोध करता है, विरोध करता है। लेकिन यह एक ऐसा पदार्थ बनकर उभरा जो अपने में से करंट को जाने से नहीं रोक पाया। उसके बाद आपका रासायनिक आधार पर 3 पार्ट में बांटा गया। रासायनिक आधार पर 3 पार्ट में आपका तत्व हो गया, यौगिक हो गया और मिश्रण हो गया। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व आपका होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। ये भी आपका 3 होता है: धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक में आपका 2 प्रकार का होता है: कार्बनिक, अकार्बनिक। फिर आपका मिश्रण में होता है 2 प्रकार के: विसमान, जिसके कण ऊपर से दिखाई दे उसे विसमान, जिसके कण एक दूसरे में मिल जाए, घुल जाए, वो समान। यहाँ तक आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसको नोट करना है तो फिर से नोट कर सकते हैं। धातु में आपका Au हो गया, अधातु ऑक्सीजन हो गया, जर्मेन सिलिकॉन हो गया। फिर उसके बाद कार्बनिक में आपका CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अकार्बनिक में हो गया H2O हो गया।
फिर समान में आप लिख सकते हैं दाल का मिश्रण या चीनी नमक का मिश्रण, जो भी लिख सकते हैं। चीनी प्लस नमक, और यहाँ शरबत लिख सकते हैं, शरबत। तो ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया। आप इसे फिर से ड्रा करना चाहते हैं तो फिर से ड्रा कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। तो आपको इतनी बातें याद रखना है। उसके बाद हर एक दिन आप रिवीजन करते रहिएगा, जल्दी भूलिएगा नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है परमाणु, एटम। एटम, परमाणु। सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिक कनाद, पूरा नाम ऋषि कनाद, पूरा नाम ऋषि कनाद। सर्वप्रथम ऋषि कनाद, इसको कनाद शॉर्टकट में बोला जाता है। सर्वप्रथम ऋषि कनाद भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी पर संसार में जितने भी पदार्थ हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और जिसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो सर्वप्रथम इन्होंने बताया था कि पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ सर्वप्रथम किसने बताया? भारतीय वैज्ञानिक ऋषि कनाद ने बताया। लेकिन उनके बातों को सभी इग्नोर किया गया। जिस प्रकार सत्येंद्रनाथ बोस का बातों को इग्नोर किया गया, उसी प्रकार इनके भी बातों को, क्योंकि इनके बातों को परमाणु केमिस्ट्री में क्या होता है कि या फिजिक्स में जो भी होता है, साइंस में आपको प्रमाण देना पड़ता है। ऋषि कनाद ने प्रमाण नहीं दे पाए, इस वजह से इनके सिद्धांतों को गलत साबित हो गया। और उसके बाद इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर जॉन डाल्टन ने इसकी खोज की, और उन्होंने ही इस छोटे से कण का नाम परमाणु रखा। इस छोटे से कण का नाम परमाणु रखा। किसने बता? जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया, और परमाणु का सिद्धांत दिया तो वह बोला कि यह तत्व का सबसे छोटा भाग है, और उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि यह सबसे छोटा कण होने के बावजूद यह विभाज्य नहीं है। क्या है? अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य है। जो आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसे बाद में अनेक प्रकार से सर्च किया और पता लगाया, तो पता चला कि परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य नहीं है बल्कि विभाज्य है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः 3 कण पाए जाते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे आपका न्यूट्रिनो हो गया, फिर आपका हो गया पॉजिट्रॉन, फिर अब क्या पाई मेसॉन। तो ये सब कण हैं जो अस्थायी होते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु में पाए भी जाते हैं और नहीं भी पाए जाते हैं। लेकिन ये 3 मुख्य होते हैं जो आपका पाए जाते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये 3 मूल कण आपका हमेशा पाए जाते हैं। 3 मूल कण क्या होता है? जो हमेशा पाया जाता है। ठीक है, 3 मूल कण हैं जो हमेशा पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका इसमें परमाणु आपका ये आपका नाभिक, ये आपका नाभिक हो गया। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ तक समझने में दिक्कत है?
यहाँ तक समझने में दिक्कत है। अब होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि सबसे परमाणु क्या होता है, बड़ा होता है और उसका नाभिक छोटा होगा। नाभिक माने छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा। और छोटा होगा तो इसका क्या होता है कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रम में मापी जाती है। एंगस्ट्रम में मापी जाती है। आपका 10⁻10 मीटर होता है और एंगस्ट्रम में मापी जाती है। और परमाणु की त्रिज्या और भी छोटी होती है, इसलिए परमाणु की त्रिज्या फर्मी में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, फर्मी में मापी जाती है। 10⁻−15 मीटर होता है और इसे फर्मी में मापी जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है, यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी है तो बोलिए, आगे बढ़ें। नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये जॉन डाल्टन का सिद्धांत हुआ। जॉन डाल्टन ने यह सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए परमाणु। परमाणु में क्या होता है कि सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने एक परमाणु सिद्धांत दिया। क्या दिया, परमाणु सिद्धांत दिया, परमाणु मॉडल दिया, परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक है, उन्होंने एक सोने की पतली एक परत लिया और उस पर अल्फा किरणों की बौछार किया। क्या किया, अल्फा किरणों की बौछार किया। किसका किया, अल्फा किरण, अल्फा किरण लिया। तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा किरणें क्या हो गई, परमाणु के पत्र से पार हो गई। क्या हो गई, पार हो गई। तो उन्होंने इसी आधार पर पहला परिभाषा दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। क्या है, खोखला है, खाली है, तभी तो पार कर गया। तो उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। क्या है, खोखला है। जब उन्होंने सोने की पतली चादर को लिया और पतली चादर को लिया तो क्या किया कि उन्होंने आपका अल्फा किरणों को पास से गुजारा तो उन्होंने देखा कि यह किरणें आर पार कर गई। आर पार कर गई तो उन्होंने पहला सिद्धांत दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, खोखला होता है। ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, खोखला होता है। उसके बाद इन्होंने जब इसके और पास से गुजारा तो देखें कि नज़दीक आते आते यहाँ से क्या हो गई, किरणें मुड़ गई। क्या हो गई, मुड़ गई। नाभिक के पास जाते जाते क्या हो गई, मुड़ने लगी और ये आपस में किरणें मुड़ गई। सॉरी, ये क्या हो गई, मुड़ गई। तो इससे यह पता चलता है चूँकि अल्फा किरणें स्वयं प्लस है, अल्फा किरणें कैसी है, प्लस है। तो क्या होता है कि पहले आप ये पढ़े होंगे कि समान चिन्ह में क्या होता है, विकर्षण और असमान में आकर्षण। इसका मतलब ये साबित हो गया कि इसके नाभिक जो है वो पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है, तभी तो मुड़ गया। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो क्या हो गया, मुड़ गया। क्या हो गया, मुड़ गया। और जब इतना करने के बाद उन्होंने देखा कि क्यों ना अब बीच में एक अल्फा किरणें भेजा जाए। तो उन्होंने जब बीच में ये किरणें भेजा तो ये टकरा कर वापस आ गई। तो आपका
दूसरा सिद्धांत तो आपको बता दिए कि नाभिक क्या है, पॉजिटिव है, और नाभिक क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जब नाभिक के पास जब बीच में गया तो ये घूर गया, लौट आया, तो उन्होंने एक और सिद्धांत दिया कि परमाणु का नाभिक ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है, जो पार होने नहीं देता है, नहीं ना पार होने दिया। तो उन्होंने तीसरा सिद्धांत दिया कि परमाणु का नाभिक क्या है, ठोस है। तो इस प्रकार रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज कर दिया। तो आपसे पूछेगा भी कि नाभिक का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। किसने किया, रदरफोर्ड। आपका ऐसे होता है रदरफोर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रदरफोर्ड ने किया। किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। कहीं परेशानी है इतना तक समझने में, तो रदरफोर्ड ने। नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। तो रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों का प्रयोग करके सोने की पतली परत पर यह प्रयोग किया, और उन्होंने सबसे पहला सिद्धांत दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। उसके बाद जब नाभिक के निकट से गुजारा गया तो वो किरणें इससे मुड़ गई, इससे टकराने से पहले, इससे पास चिपकने से पहले मुड़ गई। इससे यह सिद्धांत दिया कि परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। फिर आपका तीसरा, जब इन्होंने किरणें को डायरेक्ट बीच में नाभिक के पास भेजा तो वह टकराकर वापस आ गई। इससे यह साबित हो गया कि परमाणु का नाभिक क्या होता है, ठोस होता है। तो यह तीसरा सिद्धांत इन्होंने दिया कि परमाणु का नाभिक क्या है, ठोस है। तो सर्वप्रथम आपका नाभिक का खोज भी इन्हीं को श्रेय जाता है। उसके बाद इन्होंने आगे बढ़ा और नाभिक के खोज के बारे में बताया। अब आगे बढ़िए, अगर आप इसको पारना चाहते हैं तो पार सकते हैं इसको ऐसे फिगर, ठीक है। चलिए, अब देखिए परमाणु। चलिए देखिए परमाणु। तो परमाणु में पहले इसमें जब इन्होंने सिद्धांत दिया तो उसके बाद इस परमाणु के अनेक प्रकार के इसके कणों के बारे में व्याख्या होने लगा, और इससे सर्वप्रथम खोज हुआ नाभिक का। तो जब नाभिक का खोज रदरफोर्ड करके चले गए तो बाद में आया गोल्डस्टीन। क्या आया, गोल्डस्टीन। तो बाद में गोल्डस्टीन आया तो देखा, अरे ये तो नाभिक है, रदरफोर्ड ने जो खोज किया था, तो चलो हम भी कुछ देखते हैं। तो उन्होंने अगर इसको देखा, इसको बढ़िया से निरीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि इसमें भी कुछ कण है। उसने क्या किया, इस कण को ले जाकर के रदरफोर्ड के पास दिखाया। किसको दिखाया, कि देखिए तो ये क्या है, दिखाया रदरफोर्ड को। तो बोला ये क्या है, तो रदरफोर्ड बोले कि अरे ये क्या है, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। तो गोल्डस्टीन बोलने लगा, हम वैज्ञानिक हैं, हम खोज नहीं है। क्या खोजा भाई, तो ये हो गया आपका प्रोटॉन। क्या हो गया, तो प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। किसने किया, गोल्डस्टीन ने। 1919 में किसमें किया, 1919 में किसने किया, 1919 में आपका रदरफोर्ड गोल्डस्टीन ने किया। यहाँ तक समझने में दिक्कत है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है।
तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया। तो रदरफोर्ड बोलने लगा नहीं, न्यूक्लियस का खोज हम किए तो प्रोटॉन का खोज का श्रेय हमारे पास है। तो बोला नहीं, हम खोज किए। तो आपका बोला जाता है कि प्रोटॉन का खोज इसमें कभी कदार रदरफोर्ड भी दे देता है और गोल्डस्टीन भी देता है। तो रदरफोर्ड ने नामकरण किया प्रोटॉन का, लेकिन खोज किया गोल्डस्टीन ने। आप दो तरीक़े से याद रख सकते हैं। तो आपका पूछेगा कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। इसके बाद देखा कि अच्छा गोल्डस्टीन बन गया वैज्ञानिक, है कि नहीं। तो फिर एक आया वैज्ञानिक चार्डविक, उन्होंने भी नाभिक में बढ़िया से रिसर्च किया, देखा, जांच पड़ताल किया, तो उसे भी एक अलग प्रकार का कण मिला। तो उन्होंने भी फिर जाके रदरफोर्ड से पूछा, तो उन्होंने भी बताया कि ये भी अलग है, ना तो ये प्रोटॉन है ना नाभिक है, तो क्या है भाई। तो उन्होंने बताया क्या है, न्यूट्रॉन है। क्या है, न्यूट्रॉन है। क्या है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का खोज आपका, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, चार्डविक ने, जेम्स चार्डविक। आप चार्डविक याद रखिएगा, 1932 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1932 ईस्वी में किया था। तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चार्डविक ने किया। और यह, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्या होता है, चार्ज नहीं होता है, शून्य होता है। क्या होता है, चार्ज क्या होता है, शून्य होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और ये दोनों नाभिक में पाए जाते हैं। और इसी प्रकार न्यूट्रॉन के खोजने के बाद फिर उन्होंने देखा, एक वैज्ञानिक आए जे थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया। (1897) ईस्वी में जे थॉमसन ने किया। कब किया, 1897 में इलेक्ट्रॉन को खोज जे थॉमसन ने किया। किसने किया, जे थॉमसन ने किया। और उन्होंने बताया कि यह जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वह परमाणु के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब कहिएगा आप सर इसको मिटा के क्यों बता रहे हैं, ये भी आपको कारण है। 1 2 3 4 5 6 7 बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसका कारण है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी बताया था बोरबरी ने। आगे पढ़ेंगे बोरबरी का सिद्धांत तो बताएंगे। चलिए अभी तुरंत आने वाला है बोरबरी का सिद्धांत। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1919 में किया। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चार्डविक ने 1932 में किया। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव होता है और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहने के कारण इसका नाभिक का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है और प्रोटॉन का चार्ज ही रहता है जो प्रोटॉन का चार्ज है। नाभिक का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का चार्ज है। चूँकि प्रोटॉन नाभिक में कौन कौन पाया जाता है, नाभिक में आपका कौन सा पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो आपका न्यूट्रॉन 0 है तो प्रोटॉन का ही मान है, और प्रोटॉन के धनात्मक से आपका नाभिक क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया 1897 ईस्वी में, जो इस पर निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन खोज लिए तो बताया कि यह क्या है, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो मैक्सवेल ने आया तो बोला कि अगर परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहेगा, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहेगा तो क्या होगा कि यह थक कर क्या हो जाएगा, इसमें गिर जाएगा नाभिक में और परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जो आप बता रहे हैं कि परमाणु ऐसे थोड़ी चक्कर लगाएगा, इसका कोई सिद्धांत दिए। तो फिर नील्स बोर ने आया, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक आए
और उन्होंने बोरबरी का सिद्धांत दिया। क्या दिया? बोरबरी का सिद्धांत दिया। नील्स बोर नामक वैज्ञानिक आए, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने बोरबरी का सिद्धांत दिया। बोरबरी का सिद्धांत दिया। ठीक है। बोरबरी के सिद्धांत में इन्होंने बताया, बोरबरी के सिद्धांत में इन्होंने बताया बोरबरी के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि यह जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या होता है कि इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। जब यह अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो क्या होता है कि यह अपनी ऊर्जा को नहीं खोता है। इसका कारण है कि इसका नाभिक में पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव लेके घूरते रहता है। इसी खींचातानी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूरते रहता है और पॉजिटिव और निगेटिव के कारण यह बैलेंस बन जाता है और अपनी कक्षा में यह बिना ह्रास के, बिना ऊर्जा की कमी के कारण यह घूरते रहता है। और इसमें इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन वह अपनी कक्षा में रहेगा तो वो अपनी ऊर्जा को नहीं समाप्त होगा, उसकी ऊर्जा समाप्त नहीं होगी, क्योंकि परमाणु के नाभिक प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और पॉजिटिव और निगेटिव में खींचातानी होता है, आकर्षण होता है, और जिस वजह से इन दोनों का आकर्षण बल बने रहने के कारण इसकी ऊर्जा नहीं कमती है और लगातार यह उसकी चक्कर लगाते रहता है। और इसकी चक्कर लगाते रहते वजह से यह नाभिक का ऊर्जा समाप्त नहीं हो, इसका इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा समाप्त नहीं होगा और परमाणु का सिद्धांत आपका परमाणु रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इन्होंने बताया कि अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर पकड़ करता है, चक्कर पकड़ मतलब ये इसको चल जाता है, या इसमें आ जाता है, या निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, या उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, तो ये इसमें एक सिद्धांत है कि कोई भी अब जहाँ मान लीजिए जैसे कोई 7 या 8 में पढ़ता है, अगर वो 10 में जाना चाहता है तो उसको अधिक उस ऊर्जा की ज़रूरत है, अधिक पढ़ाई की नॉलेज की ज़रूरत है, तो वो 2 ट्यूशन पढ़ेगा, 2 क्लास करेगा, और पूरा मेहनत करेगा, रात में भी पढ़ेगा, दिन में भी पढ़ेगा, सुबह में याद करेगा 4 बजे भोरे से, तब जाके उसको ऊर्जा आएगा और तब वो 10 लायक होगा, तब वो 10 में जाके पढ़ेगा। और जब 10 में जाके पढ़ेगा तो कुछ जब तक उस मास्टर जी पूछेंगे सवाल आपका देते रहेगा तब तक रहेगा उसमें, और जैसे ही वह सवाल देना या जवाब देना बंद करेगा वो फिर अपने क्लास में आ जाएगा 8वां में। तो उसी प्रकार इसमें होता है कि अगर कहीं से ऊर्जा इसको मिल भी जाती है तो यह तो उच्च निम्न कक्षा से छोड़कर उच्च कक्षा में आ जाएगा, और यह तब तक रहेगा जब तक इसके पास वो जो एक्स्ट्रा ऊर्जा आया है वो तब तक ही इसमें रहेगा, और जैसे ही यह इसका ऊर्जा खत्म होगा यह पुनः अपने कक्षा में चले जाएगा और इसका ऊर्जा फिर वहाँ बरकरार हो जाएगा, क्योंकि इसका यहाँ बैलेंस बना हुआ रहता है। अपना अपना कक्षा में क्या रहता है? बैलेंस बना रहता है। क्या होता है? बैलेंस बना रहता है और वह अपनी ऊर्जा को नहीं खोता है। और अगर किसी को उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाना है तो अपने ऊर्जा को त्यागना कर पड़ेगा। अब मान लो कोई 8वां में पढ़ रहा है, उसको पहला में एडमिशन कराना है तो कुछ ऊर्जा को आपको त्यागना करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार इसमें होता है कि कहीं निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाना है तो अत्यधिक ऊर्जा लेके जाएगा, और अगर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाना, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाना है तो आपका ऊर्जा को त्याग करना पड़ेगा। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? तो बोरबरी का सिद्धांत पहला दिया कि इलेक्ट्रॉन है जो अपनी कक्षा में घूमने पर क्या हो जाएगा? वह ऊर्जा को नहीं त्यागेगा। दूसरा बार इसके इलेक्ट्रॉनों को गिनना बड़ा मुश्किल हो गया। वैज्ञानिक को सबसे बड़ा समस्या आ गया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको कैसे काउंट किया जाएगा, कैसे गिना जाएगा, उसको गिनना बड़ा समस्या आ गया। तो उन्होंने क्या दिया? एक सिद्धांत दिया 2n²। क्या दिया? 2n² सिद्धांत दिया। यहाँ पर n का मान होता है कक्षा की संख्या। n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है कक्षा की संख्या। तो आपका पहला में अगर मान लीजिए कि 1 है तो 1 का स्क्वायर 2,
दूसरी कक्षा में है 2, तो आपका दूसरी कक्षा में होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर आपका तीसरा है तो 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18। आपका चौथा है तो हो जाएगा 4 4 16 16 दूनी 32। तो आपका 2 8 18 32 इसी सिद्धांत पर काम करता है, जिसको पहला को के बताया जाता है, एल एम एन, ये 4 कक्षाएँ होती हैं। बहुत सारा कक्षा होता है, आपको जय कक्षा का नाम बोलेगा, यहाँ कक्षा का एन का मान रखते जाइएगा और उस कक्षा का मान निकलते जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, बराबरी का सिद्धांत दिया था इसके 2n स्क्वायर। चलिए नोट हो गया होगा। चलिए आप बताइए दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, पहला में 2, तीसरा में 18। तो इस तरह से आपको याद रखना है। 2 8 18 32, 2 8 18 32 तो आपको याद ही रखना है। अगर आपका ये फार्मूला है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? तो आपका पहले समस्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कितना रहेगा, तब वो बैलेंस रहेगा, ताकि अपने जैसे मान लीजिए चक्कर पकड़ करके और रिसर्च करते समय क्या हो गया, यहाँ आ गया तो पता नहीं चलेगा। तो इसको बढ़िया से जूम करके देखा गया तो देखा गया कि बैलेंस किस कक्षा में रहता है। तो अपने कक्षा पहली कक्षा में 2 गो बैलेंस था, दूसरी कक्षा में 8 बैलेंस था। तो उसका एक सिद्धांत दिए 2n स्क्वायर, और इसी सिद्धांत पर आगे बराबरी ने बताया कि आपका 2n स्क्वायर, आपका इसी सिद्धांत पर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में संतुलित रहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो नाभिक में पाया जाता है, नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन में पाए जाने वाले कण को न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में पाए जाने वाले कण को न्यूक्लियन कहते हैं। इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं और केंद्र को न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले कण को न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? तो परमाणु के केंद्र में कौन कौन सा पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, क्योंकि यह दोनों नाभिक में पाया जाता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? अब चलिए आपको जो कल क्लास में पढ़ाए थे और आज क्लास में पढ़ाए थे उसको कुछ शब्दों के माध्यम से पॉइंट बाय पॉइंट लिखा देते हैं। डब्बा रखा उसको 4 महीना है गारंटी। केमिया का अर्थ केमिया का अर्थ काली मिट्टी, काली मिट्टी होता है। दूसरा बताए थे केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर हैं। लेवोजियर हैं। लेवोजियर, रसायन शास्त्र के जनक लेवोजियर। लेवोजियर फ्रांस के रहने वाले हैं। केमिस्ट्री की उत्पत्ति, रसायन का उत्पत्ति, रसायन का उत्पत्ति मिस्र नामक देश में हुआ। मिस्र नामक देश में हुआ।
10 दुकान लगा ली है। ये जो है ना पदार्थ भौतिक आधार पर सरना के केंद्र का है और जो है होलसेल रेट वाला का जो रेट भौतिक आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला ठोस द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तत्व एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। निश्चित अनुपात में वो तो कार्बन के जीवन अनुपात में दो तत्व मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। निर्माण होता। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है आपको जो पिछला क्लास में और आज क्लास में जो बताए थे, अब उसको लिखा देते हैं। हो गया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, हिंदी में लिख लीजिए जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया। यहाँ पर टाइम लिख लीजिए। जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया। गोल्डस्टीन ने 1919 ईस्वी में किया। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, जेम्स चैडविक लिख लीजिए, जेम्स चैडविक 1932 ईस्वी में किया। न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड ने किया। पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना है
यह सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिक कनाद ने बताया। फिर आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन कण होता है। चलिए नोट कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।